हाय स्टूडेंट्स, हाय। आई एम यशोवर्धन और हजेला आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक का, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसकी पिछली जो क्लासेस में हम लोग प्रियम्बल देख चुके हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर होता है वहाँ से स्टार्ट किया है। क्या क्या कैसे कैसे करना मैंने हर क्लास में आपको लगातार बताता रहा हूँ। और आज जब हम इस क्लास को करेंगे तो राइट, यहाँ भी आपने बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को पढ़ना है बाद में भी। और अगर आपको एक बार नहीं तो आप 2 बार 3 बार जितना मन करे आप उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू भी और यूट्यूब पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। और नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। राइट, सो हम देखते हैं संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के बीच में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहली बात तो जो मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये संघ क्या है, जिसे हम यूनियन कहते हैं। संघ का तात्पर्य होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर की शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में होता है। जैसे कि भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची, जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया है। कैसे दिया गया है? वहां पर 3 तरह की अलग अलग लिस्ट दी हुई, शेड्यूल्स दिए गए, सूचियां दी गई हैं। जैसे कि एक को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, अर्थात संसद को अधिकार होता है। उसी तरीके से जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें राज्य सरकार को या राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का एब्सोल्यूट पावर होता है। और जो कंकरेंट लिस्ट या जिसे हम संवर्ती सूची है कहते हैं, और ये जो संवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा या आएगा, मैं कहता हूँ, आप पूछेंगे ये संवर्ती सूची आपने का ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो क्या ये 1947 के बाद लिया, उसके पहले से? ये 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 के एक्ट में भी ये व्यवस्था थी। इट मीन्स हमने ये व्यवस्था पहले ही अडॉप्ट कर ली थी, पहले ही स्वीकार कर ली थी। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे एक एक पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं और उसका क्या अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले तो जो एक दुविधा होती है लोगों को, लोग बोलते हैं कि इंडिया का नाम क्या है। कई बार लोग जिन्हें जानकारी नहीं है वो कह देते हैं इंडिया का नाम भारत रखो, भारत रखो। ये बहुत गलत बात है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, क्या कहा गया है आर्टिकल 1 में? कहा गया है इंडिया यानी भारत। राइट, इंडिया यानी भारत, अर्थात यहां पे साफ लिखा हुआ आर्टिकल 1 में कि इंडिया जो भारत है, इंडिया दैट वाज क्या है? भारत, या भारत दैट वाज इंडिया। बात एक ही है कि इंडिया जो कि भारत है। देखिए, तो आर्टिकल 1 में ही ऑलरेडी भारत भी लिखा हुआ है इंडिया के साथ साथ। तो इस तरह के डिस्प्यूट जब भी कहीं किए जाएं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह का ज्ञान जब भेजा जाता है तो आप उससे बचें। राइट, तो आर्टिकल 1 में साफ लिखा है इंडिया यानी कि भारत। ये क्या होगा? राज्यों के समूह। राइट, ये क्या होगा? इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह नहीं होगा बल्कि राज्यों का संघ होगा। राइट, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ स्टेट, इट इज अ क्या है? ये यूनियन है। मतलब राज्यों ने, कई सारे राज्यों ने इसमें अपने आप का विलय कर दिया है। जो देसी रियासत थी उन्होंने अपना विलय कर दिया, भारतीय रियासत थी वो इसमें शामिल हैं। इस तरह से क्या है? ये राज्यों का संघ है। और मैंने बताया संघ का तात्पर्य क्या होता है? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। किस किस के बीच? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो यहां पर ये, तो देखिए इससे क्या क्या पता चलता है। ये दो बातें जो आर्टिकल 1 में लिखी हैं, इंडिया यानी भारत, तो एक तो ये कि इस देश का नाम क्या है, इंडिया अंग्रेजी में, और हिंदी में हम उसे भारत कहते हैं। दूसरा कि इसकी राज्य को, राज्य पद्धति क्या होगी, किस तरह से इस देश के ऊपर शासन किया जाएगा। तो जब राज्यों का संघ कहा जाता है, इट मींस संघ, इट मींस फेडरेशन। तो यहां पर क्या किया जाएगा? राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इसलिए राज्य की जो विधानसभा होती है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, और जो संसद होगी वो क्या करेगी? वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। अब
जो बात हमने पहले शुरू की थी फिर से बीच में छोड़ी और फिर पकड़ते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अब फिर सवाल आता है, अगर समवर्ती सूची के विषय पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, अर्थात केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी, तो अगर दोनों ही उस पर कानून बना देते हैं तो फिर टकराव होगा दोनों के बीच में। यहां पर हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, यदि केंद्र कोई कानून बनाता है समवर्ती सूची के किसी विषय पर तो राज्य को उसे मानना होगा, और यदि राज्य कोई कानून बनाता है समवर्ती सूची के विषय पर और अगर उसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली तो वहां पर भी उसे राज्य की जगह संघ का जो कानून होगा, केंद्र का जो कानून होगा उसे मानना होगा। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, अर्थात कोई विधेयक पारित किया जाता है और उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी से अनुमति ले ली जाती, मंजूरी ले ली जाती है, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर उस राज्य के ऊपर उस विषय पर केंद्र के कानून लागू नहीं होंगे, बल्कि उस राज्य के जो विधानमंडल ने जो कानून बनाए हैं वही एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। राइट, यहां बहुत स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, बातें लिखी हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि नाम को लेकर के जो डिस्प्यूट हुआ था कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को ही रहने दिया जाए, लेकिन क्योंकि दुनिया में हर जगह लोग इसे इंडिया के नाम से जानते थे, इवन जो अंग्रेजों की कंपनी आई उसने भी अपना क्या नाम रख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया। अब यहां पर एक तथ्य मैं आपको जोड़ के बताता हूं, वो है वेस्ट इंडीज। देखिए वेस्ट इंडीज की खोज या अमेरिका की खोज करने के लिए निकले नहीं थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन जब वो स्पेन से चलता है तो धीरे धीरे वो पहुंच जाता है कहां पर, वेस्ट इंडीज, जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जो क्यूबा के पास का जो इलाका है वहां पहुंच जाता है। अब उसे लग रहा था ये भारत है, इंडिया है, तो उसने रख दिया इंडीज। बाद में पता चला भाई ये तो वेस्ट का है, तो ये हो गए वेस्ट इंडीज। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस को क्रेडिट जाता है, यूरोप से अगर कोई यात्री आया जिसने अपने जहाज से ढूंढा वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। किसको? कैरेबियन आइलैंड्स को और अमेरिका की खोज। और भारत में कौन सा यूरोपीय आता है, तो हम कह देते हैं 1498 में आता है। कौन? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से आए थे। राइट, सो चलिए ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए। अब यहां देखें तो यहां पर भारत को दोनों ही नाम से पुकारा जाता है, चाहे इंडिया हो या भारत। चलिए अब देखते हैं यहां पर, तो यहां पर देश को संघ बताया गया है और संविधान का जो ढांचा है वो भी संघीय है। लेकिन क्या यहां पर जो भारत में जो राज्य हैं, क्या ये अमेरिका के समान किसी तरह से किसी समझौते का परिणाम है, तो हम कहेंगे नहीं, यहां पर कोई इस तरह के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यहां राज्यों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और वे पूरी तरह से यहां पे विलय हो गए थे। और बाद में फिर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के द्वारा अलग अलग राज्यों को बनाया गया, और कई बार तब से लेके अब तक जो 14 राज्य हुआ करते थे, आज वो लगभग 28 राज्य हो चुके हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। राइट, सो भाषा के आधार पर, कभी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इस तरह से राज्यों को बनाया जाता रहा, या कभी कोई विदेशी क्षेत्र भारत के साथ शामिल हो गया तो उसको भी राज्य के तौर पर शामिल कर लिया गया, या उसे संघ शासित क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जैसे कि दमन दीव हो गया, गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, सिक्किम हो गया। तो ये क्षेत्र कभी भारत का हिस्से नहीं थे, ये बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग समय पर भारत का हिस्सा बने, जिन्हें हम आगे देखेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा भाई। तो अब यहां देखते हैं आर्टिकल 3 के अनुसार भारत को 3 क्षेत्रों में अगर हम देखें बटे हुए हैं, जैसे कि एक हो गए संघ क्षेत्र हो गए, एक हो गया राज्यों का क्षेत्र, और एक हो गए ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। जैसे मैंने सिक्किम का एग्जाम्पल दिया, पौंडीचेरी का एग्जाम्पल दिया। राइट, तो ये उनकी बात की जा रही है। तो अब यहां देखें कि देखिए इस वक्त भारत में कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट, सो अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि आज वर्तमान में कितने हैं, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक संप्रभु देश है। अब यहां पे संप्रभुता या सोवरेनिटी का क्या अर्थ होता है? देखिए भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते
क्या कर सकता है? देखिए, ये किसी भी विदेशी क्षेत्र को भी अपने अंदर शामिल कर सकता, मतलब उसको एक्वायर कर सकता है, उसे अधिग्रहित कर सकता है, किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बन सकता है, और जब उसे वो चाहे उन समझौतों से, संधियों से अपने आप को अलग भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है, वे अपने विषय में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से वह स्वतंत्र है। राइट। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है देखिए। आर्टिकल 2 में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी संसद को क्या अधिकार है कि कोई भी अगर नया क्षेत्र, नया राज्य भारत में शामिल कर सकती है। कौन? संसद। संसद कानून बना करके नए क्षेत्रों को प्रवेश दिला सकती है। राइट। अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या लिखा है कि कोई ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग राज्य हैं। आर्टिकल 3 में बोल रहा पहले से जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उन राज्यों के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, और दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकती है, दो राज्यों के अलग अलग हिस्से करके एक नए राज्य का गठन भी कर सकती है। जैसा कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके, और उसी तरीके से झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके। राइट। और सिक्किम जो कि एक नया क्षेत्र है उसे शामिल किया गया था, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया, या झारखंड बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, तो वहां पर आर्टिकल 3। तो यहां पे हमें एक बात और पता चलता है कि संसद इस बात के लिए, संसद के पास शक्तियां हैं कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है। संसद के पास इस बात का अधिकार है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को वो भारत में शामिल करके उसको भारत का राज्य बना सकती है, संघ शासित क्षेत्र बना सकती है। राइट। अगर आप पूछेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे तो मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे दादर नागर हवेली है, गोवा है, दमन दीव है, पौंडीचेरी है, सिक्किम है। ये सारे इलाके विदेशी क्षेत्र थे जिन्हें भारत में शामिल किया गया है। चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं कि अब यहां पे जो इस तरह का जो भी नए राज्य का गठन करना है, कैसे करना है? जैसे मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा अलग करके छत्तीसगढ़ बनाना है, तो अगर मध्य प्रदेश की विधानसभा का उससे भी पूछा जाना चाहिए, तो देखिए विधानसभा से पूछा जरूर जाएगा, और जब भी इस तरह के विधेयक लाए जाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी ली जाएगी। तो अगर मान लीजिए इस तरह की व्यवस्था संसद कर देती कि वो नए राज्य का गठन करना चाहती है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश से अलग करके एक तेलंगाना राज्य बनाना है, लेकिन बाद में चल के तेलंगाना की विधानसभा कहती कि वो तो हम अनुमति नहीं देते हैं, तो वहां पर विधानसभा का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर स्वीकार नहीं, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। संसद के पास एब्सोल्यूट पावर है। यहाँ पर विधानसभा के पास वो प्रस्ताव भेजा तो जाता है, विधानसभा उसे भेजे या ना भेजे, अगर निश्चित अवधि में नहीं भेजती तो उस प्रस्ताव को पास मान लिया जाता है। राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई भी अध्यादेश या विधेयक लाया जाता तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ली जाएगी, और राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का राय जानने के लिए भेजेंगे, और यह मत अगर निश्चित समय सीमा के भीतर नहीं दिया जाता है तो उसे उसी स्थिति में पास मान लिया जाएगा और संसद नए राज्य का गठन कर देगी। तो विधानसभा की या विधानमंडल की नए राज्य के गठन में, सीमाओं के बदलाव में, नाम के बदलाव में कोई भूमिका अधिक ऐसी नहीं है जिससे हम कह सकें कि एक निर्णायक भूमिका में विधानमंडल के पास ऐसे अधिकार नहीं है। राइट। तो एब्सोल्यूट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो आर्टिकल 1 में सीधा सीधा हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल 1 में लिखा है कि अगर भारत क्या है? इंडिया यानी भारत। और क्या पता चलता है कि यह राज्यों का समूह नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। तो दो बातें पता चलती, एक तो देश का नाम का पता चलता है और यह राज्यों का समूह ना होकर के संघ है, अर्थात हमें किस तरह की राज्य पद्धति अपनानी है ये पता चलता है कि भारत एक संघीय देश है। अनुच्छेद 2 से पता चलता है कि कोई भी विदेशी क्षेत्रों को भी भारत में शामिल करके नए राज्य बनाया जा सकता है या नए राज्य का गठन किया जा सकता है, संसद को इस बात का अधिकार है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा है? आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 बताता है कि पहले से एग्जिस्टिंग, अर्थात जो पहले से अस्तित्व में कोई राज्य है, उस राज्य को तोड़ करके दो राज्य बनाए जा सकते हैं, या दो अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्से करके एक नया राज्य गठित किया जा सकता है। किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव किया जा सकता है, उसके नाम में बदलाव किया जा सकता है। राइट। तो यहां तक हमने आर्टिकल 3 तक देखा। आर्टिकल 4 भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर
आर्टिकल 4 में लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन करने की जो व्यवस्था दी गई है, इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इसके लिए सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पास किया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो यहां समझ जाइए कि यहां पर किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण बहुमत से ये पास हो जाते हैं और इन्हें किसी भी तरह का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन एक सवाल जरूर है जो कि मैं यहां बताना चाहूंगा। जैसे अगर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को अगर हस्तांतरित करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। जैसे 1960 का अगर हम बेरूवाड़ी वाला मामला देखें तो वहां पर यह प्रश्न उभरा था कि क्या किया जाएगा, तो वहां पर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर भारत अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देता है तो वहां पर संविधान में संशोधन करना होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, माफ कीजिएगा 100वां जो अमेंडमेंट है, वो किससे संबंधित है? वो है कि बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स भारत ने दिए और 51 एनक्लेव्स भारत के पास बांग्लादेश ने हस्तांतरित किए। तो वहां भी क्या हुआ, क्यों इसको कहा गया संविधान संशोधन? क्योंकि भारत ने अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया है और दूसरे देश के किसी हिस्से को भारत में शामिल किया है। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल मिलेगा अनुच्छेद माफ कीजिएगा संविधान संशोधन 35 और 36। जो 35th जो था उससे सिक्किम जो था, जो कि पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था, उसे सहयोगी राज्य बनाया गया। और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36वें संविधान संशोधन के द्वारा और जो सहयोगी राज्य था उसको भारत का राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ध्यान रखें, इस तरह से 2 बार हो चुका है। और पौंडीचेरी या फ्रांस को जब शामिल किया गया तो वहां भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी, गोवा को जब शामिल किया गया। चलिए, तो हमने देखा कि यहां पर विधानमंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अगर मान लीजिए संघ क्षेत्र हो, कोई यूनियन टेरिटरी हो, तो वहां के लिए विधानमंडल की, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पौंडीचेरी एक विधानमंडल भी है लेकिन वो संघ शासित क्षेत्र भी है। उसी के संदर्भ में कहा गया कि अगर कोई संघ शासित क्षेत्र है, वहां पर इस तरह का परिवर्तन किया जाता है, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, या उस क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में शामिल करते किसी राज्य में, तो वहां पर उस संघ शासित क्षेत्र की विधानमंडल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि इस तरह के प्रस्ताव को रोक सके या प्रारंभ कर सके, बल्कि संसद जैसा उचित समझे वैसा कदम उठा सकती है। अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। राइट, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक सवाल और आता है जो कि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से हाईलाइट किया। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। नए राज्य का गठन करेगा तो बिल्कुल मानचित्र को दोबारा बनाना पड़ेगा। राइट, लेकिन और देखिए, संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है, जैसी कि अमेरिका में दी गई थी। राइट, अमेरिका में बहुत ही क्लियर है, इसलिए वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान भी है। लेकिन भारत में क्या है, एक एकल नागरिकता है। वहां पर राज्य की नागरिकता अलग है और कई राज्यों के तो कानून भी अलग अलग हैं। तो पता चलता है कि वहां पे एक राज्य में कोई और कानून है तो दूसरे राज्य में कोई और कानून लागू होता है। बट भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। देखिए, भारत के विषय में क्या कहा गया है, भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, अर्थात ऐसे राज्य जो टूट सकते हैं लेकिन संघ कभी भी टूट नहीं सकता। राइट, ध्यान रखिएगा। अर्थात संघ सरकार राज्य सरकार को तो समाप्त कर सकती है लेकिन राज्य सरकार कभी भी संघ को समाप्त नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। और क्या हुआ था उसकी कहानी पे मैं अभी आपको लेके जाऊंगा। मैं यहां बताता हूं अमेरिका को क्या कहा जाता है। अमेरिका को कहा जाता अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। लेकिन ये जो बात है अमेरिका में, ये 1860 के जब गृह युद्ध हो जाता है उसके बाद कहा जाता है अविभाज्य संघ। नहीं तो पहले क्या था, अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ। और वहां पर गुलामों की समस्या को लेकर के, औद्योगिकरण की समस्या को लेकर के, औद्योगिकरण के मुद्दे को लेकर के, और राष्ट्रपति के चुनाव में दक्षिणी राज्यों का पलड़ा भारी होने के, उत्तरी राज्यों का पलड़ा भारी होने के आधार पर राज्य अलग हो गए थे। 7 राज्यों ने अमेरिका के साथ विद्रोह कर दिया था
और उन्होंने कहा था कि हम अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करते हैं। लेकिन उस वक्त के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने युद्ध छेड़ दिया उन विद्रोही राज्यों के प्रति और पूरे अमेरिका को यूनाइट किया, उन सबको हरा करके अमेरिका को एकजुट किया। और तब से बोला कि अमेरिका में राज्य भी अविभाज्य हैं और संघ भी अविभाज्य, अर्थात अमेरिका को भी तोड़ा नहीं जा सकता। और भारत में क्या कहा, राज्य कैसे होंगे, राज्य विभक्त हैं, अर्थात राज्यों को तोड़ा जा सकता है बट संघ को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अमेरिका में राज्यों को कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए, लेकिन भारत में राज्यों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। राइट, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि जो मैंने आर्टिकल 4 आपके साथ पहले कहा था वही देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये कहां लिखा है, अनुच्छेद 2 में। और नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र और नामों में परिवर्तन करने के लिए जो व्यवस्था वो दी है अनुच्छेद 3 में। अब अगर इन दोनों से अनुच्छेद 3 और 2 में किसी भी तरीका इनके आधार पर परिवर्तन किया जाता है राज्यों में, तो इस तरह की विधायी प्रक्रिया को अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह की जो प्रक्रिया होगी वह साधारण विधायी प्रक्रिया साधारण बहुमत से ही पास हो जाएगी, उसके लिए किसी तरह के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब यहां पर थोड़ा और स्पष्टता से मैं आपको बेरूवाड़ी वाली बात बताता हूं। देखिए क्या है, मैंने प्रश्न बनाया यहां पर, क्या संसद को अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? तो देखिए इस तरह का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने तब आता है जब 1960 में राष्ट्रपति जी ने उनसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज ली। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास एडवाइजरी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर जब भी चाहे तो किसी भी विषय पर वो राय ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर उसे राय देना या देना, तो इस तरह से दो कैटेगरीज को डिवाइड किया है। अगर इस तरह के मामले हैं जो संवेदनशील हैं, धार्मिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित कोई मामला है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को राय राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस तरह का प्रश्न आ चुका है पहले यूपीएससी में। अब देखिए क्या हुआ, केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, उन्होंने बेरूबाड़ी संघ जो कि पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था उसे पाकिस्तान को देना। और ये तब बांग्लादेश नहीं बना था, तो पूर्वी पाकिस्तान की बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर विवाद हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा संसद की शक्ति भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जब संशोधन करेंगे तो कैसे होगा, विशेष बहुमत से होगा। और राज्यों से भी संबंधित अगर कोई मामला है तो वहां राज्यों से भी उसको क्या कराना होगा, रेटिफाई कराना होगा, अनुमोदन कराना होगा। तो यहां पर देखा गया है कि संसद की शक्ति कुछ मामलों में सीमित कर देती कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशियों को नहीं दे सकती है, दूसरे देश को नहीं दे सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना होगा। राइट, तो इसी तरह से 9वां संविधान संशोधन किया गया था 1960 में, जबकि बेरूवाड़ी वाला क्षेत्र पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को स्थानांतरित या हस्तांतरित किया गया था। राइट, तो ये ध्यान रखें, ये प्रश्न आया है कि कौन सा संविधान संशोधन है या कौन सा मामला है या कौन से सन में बेरूवाड़ी मामला हुआ था। और ये आया क्या संसद को भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देने का अधिकार है, तो बोलेंगे नहीं है। वहां पर वो उसी स्थिति में देगी जब संविधान में परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। चलिए, क्या भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है? तो यहां पर देखिए, जब दो देशों के बीच के संबंध की बात आती है तो वहां पर संसद की शक्तियां थोड़ी सी सीमित हो जाती हैं। तो यहां पर नहीं है, बल्कि यहां पर सरकार डिसीजन लेगी। और अगर सीमा में परिवर्तन करना है तब संसद में जाकर के संविधान संशोधन लाया जाएगा। लेकिन ये सरकार का है कि कोई सीमा निर्धारण विवाद है और अगर उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, तो यह काम कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा किया जाएगा, वहां पे संसद की आवश्यकता नहीं होगी। राइट, अब देखिए, जो मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, जिसमें कि 111 क्षेत्र जो कि भारत के बांग्लादेश को हस्तांतरित किए गए और 51 क्षेत्र जो थे बांग्लादेश के भारत को हस्तांतरित किए गए हैं। राइट, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा।
और ये जो किया गया परिवर्तन, ये देखिए किन किन राज्यों पर प्रभावी हुआ। इस संशोधन के द्वारा 4 राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन सबके जो भूभाग हैं उनमें भी परिवर्तन करना पड़ा। तो पहली अनुसूची में जहां पर इनके से संबंधित प्रावधान है वहां पर भी संशोधन कर दिया गया है। राइट, तो देखें जो 100वां संविधान संशोधन है वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों लाया गया। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ बातें बोलूँगा जो कि भारत की सीमाएं बनाती हैं, उन सीमाओं के नाम लूँगा, उनसे संबंधित कमीशन की बात करूँगा। तो मैं शुरुआत करूँगा यूनाइटेड इंडिया की। जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो एक बनाया था डूरंड कमीशन, जिसने की एक रेखा तय की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जो सीमा है उस सीमा रेखा को डूरंड कहा जाता। तो डूरंड कमीशन बनाया गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जिससे आज तय है वो है। फिर रैडक्लिफ अवार्ड, रैडक्लिफ जो थे इनके नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया था जिसमें कि भारत और पाकिस्तान की सीमा तय की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की जब बात आएगी तो रैडक्लिफ आ जाएगी। बाद में 1950 में बग्गे अवार्ड, मतलब बग्गे जो थे उनके नेतृत्व में फिर हुआ। क्यों? दोबारा से सीमा से संबंधित जो विवाद थे उनको निपटाना था, तो उसके लिए एक समझौता हुआ। राइट, ये लेकिन एक रेखा और बता देता हूं जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। राइट, तो इंडिया और चाइना के बीच में हो गई मैकमोहन। डूरंड कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। और रेडक्लिफ कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखें, अगर ये जो 100वां संविधान संशोधन लाया गया तो इसके लिए 1958 में ही नेहरू और नून के बीच में समझौता हुआ था कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बांग्लादेशी, जो कौन, मुस्लिम बहुल बांग्लादेशी जो कि जाना कहाँ चाहते हैं, बांग्लादेश, मतलब पूरी पाकिस्तान में, वो क्षेत्र यहाँ रह गए थे। तो बोला कि भाई हम समझौता कर लेते, इन क्षेत्रों को हम आपस में अदला बदली कर लेंगे, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन ये वहाँ पे पूरी तरीके से हो नहीं पाया था। राइट, सो चलती रही वो चीज़ें और 1974 में एक इस तरह का एक समझौता हुआ था। बाद में चल के फिर 2011 में इसी तरह के समझौते को लागू करने के प्रोटोकॉल पे एक हस्ताक्षर हुए। राइट, और कि भाई इस सीमा विवाद को निपटाया जाए। और इन चारों राज्यों की फिर सहमति ली गई। इन चारों राज्यों की कौन कौन से? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। जब इन्होंने अपनी सहमति दे दी तब जा कर के इस तरह से इस समझौते को लागू किया जा सका और 100वें संविधान संशोधन को अमल में लाया गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और हैं। देसी रियासतों का एकीकरण, क्योंकि हमने इतना तो समझ लिया कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब ये जो देसी रियासतें हैं और जो ब्रिटिश भारत है उन्हीं से मिलकर के भारत बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि आखिर आज़ादी के समय कितनी देसी रियासतें थीं। तो देखा जाए जो भी देसी रियासतें थीं, तो जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है, पास हो जाता है, तो उस समय से देसी रियासतों को कहा जाता है कि देखिए अब ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार का भारत या पाकिस्तान के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जितनी भी देसी रियासतें उनके पूरी तरह से छूट है, या तो वो भारत में या पाकिस्तान में से किसी के साथ शामिल हो जाएं या फिर वो अपने आप को स्वतंत्र तरीके से रखें। राइट, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें। तो भारत में देखा गया कि यहाँ पर लगभग 552 देसी रियासतें थी जो कि भारत की भौगोलिक सीमा में आती थी। 549 तो भारत में शामिल हो गई और 3 ऐसी देसी रियासतें थीं जैसे कि हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ जो कि गुजरात और कश्मीर जिसे हम सभी जानते हैं भारत का ताज है। इन तीनों ने भारत में शामिल होने से इनकार किया। हैदराबाद में निजाम जो था, आबादी वहाँ पे भी किसकी ज़्यादा है? आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है और वहाँ पे कौन? निज़ाम अर्थात मुस्लिम शासक है। जूनागढ़, यहाँ भी आबादी किसकी ज़्यादा है? हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। वहाँ का नवाब कौन था? शासक कौन था? जूनागढ़ के नवाब थे मुस्लिम। और कश्मीर में मुस्लिम राजा और आबादी मुसलमान। अब देखिए, तो हैदराबाद ने तो शामिल होने से इनकार किया, तो यहाँ के निज़ाम तो भाग गए पाकिस्तान और पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद पर कर लिया गया कब्जा। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किया जाता था। तो उन्होंने जब भारत के लोगों से रिक्वेस्ट किया तो भारत की सरकार ने अपनी पुलिस भेजी उनकी सुरक्षा के लिए, और रजाकार जो कि निज़ाम के जो कर्मचारी हुआ करते थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। राइट, तो हैदराबाद भारत में शामिल किया। जूनागढ़ जो था, यहाँ पर करवाया गया जनमत संग्रह और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया और वहाँ के नवाब चले गए। और कश्मीर की जब बात की जाती है तो कश्मीर के
राजा जो थे उन्होंने भारत के साथ शामिल होने के लिए हस्ताक्षर पत्र साइन किया था, मतलब एक समझौता पत्र साइन किया था, अनेक्सेशन जिसे हम बोलते हैं कि भारत में विलय करने के लिए। अब वो कहानी क्या है इसको समझते हैं। हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ, इन तीनों के सामने विकल्प थे। कश्मीर के राजा ने भी सोचा कि इतनी सुंदर जगह है, इसे मैं क्यों ना एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ उनको लगता था राजा को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि देश आज़ाद हुआ और इमीडिएट पाकिस्तान ने अपने सैनिक और कबायलियों को भेज दिया कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब कश्मीर के ऊपर जब आक्रमण होता है तो उस वक्त सड़क के मार्ग से भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी कि इमीडिएट पहुंचा जा सके वहां पर। लेकिन तब भी जब राजा ने रिक्वेस्ट की भारत की सरकार से कि आप आइए हमारी रक्षा कीजिए, तो नेहरू ने कहा कि पहले, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने कहा पहले हम तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जब आप कश्मीर को भारत में शामिल कर देंगे। तो उन्होंने सम्मिलित होने के लिए, विलय करने के लिए एक प्रस्ताव जो था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जब वो भारत का हिस्सा बन गया कश्मीर, तो भारत ने अपनी सेना भेज दी और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। राइट, तो इस तरह से भारत के अंदर कश्मीर शामिल हो जाता है। और इस तरह का अगर आपको देखना है तो एक मूवी आई थी सैम बहादुर, आप उसमें इस घटना को देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, आपको मजा आएगा देखने में। राइट, तो हम देखें कि इस तरह से यहां पर शामिल हो जाता है। और यहां पर थोड़ी सी कहानी आपको और पहले की सुनाता हूं, और भी क्या हुआ था उस समय में। 1950 की अगर हम बात करें तो यहां पर भारत के अंदर, भारत संघ के अंदर 4 प्रकार के राज्य थे, मतलब इनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया था, अलग अलग वर्गीकरण किया गया था। भाग 4 ए में अगर हम देखें कौन से राज्य थे, वे जो कि ब्रिटिश भारत थे, जहां पर कि अलग अलग गवर्नर्स का शासन था। और भाग बी या खा में देखें तो यहाँ पे 9 राज्य थे जिनमें विधानमंडल था, और वहां पर साथ ही साथ वहां पर राजा का भी शासन होता था, मतलब शाही शासन था। भाग ग जो था, तीसरी जो कैटेगरी है, यहां पर मुख्य मतलब जो चीफ कमिश्नर का भी होता था, और कुछ जगह पे राजाओं का भी मतलब शाही शासन भी था। तो यहां पर भी और कुछ यूनियन टेरिटरीज कुल मिलाकर के 10 थे इसके अंदर। और अंडमान निकोबार को अलग रखा गया था, एकदम सेपरेट, ग्रुप डी या हम बोलेंगे पार्ट डी जो है भाग गा में रखा गया था। तो इस तरह से ये थे। अब हुआ ये कि बार बार राज्य कहते हैं कि देखिए क्या हुआ, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र कभी एक हुआ करते थे, जिसे बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। इसी तरीके से जो कर्नाटका है और जो तमिलनाडु है, ये सब एक ही हुआ करते थे। राइट, इसी तरीके से अगर हम देखें कि कई सारे राज्य थे जहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग हैं, लेकिन उन सबको प्रशासनिक तौर पे एक साथ कर दिया गया था। तो ये डिमांड आज़ादी के पहले से होती थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, और ये डिमांड की भी जाती है। देखिए, देश के अलग अलग भागों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती है। तो ऐसे में जून 1948 को भारत सरकार क्या करती है, धर कमीशन बनाती है। एस के धर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाती है, और यहां पर वो आयोग अपनी रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में। और धर कमीशन की रिकमेंडेशन थी, वे कहते कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अर्थात यहां पर जो प्रांतीय भाषा आयोग बनाया गया, वो कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। लेकिन इस बात से भी असंतोष फैल गया, जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। तो कांग्रेस के ऊपर दबाव था, तो कांग्रेस ने क्या किया, फिर से सरकार ने दिसंबर कब जैसे उसकी रिपोर्ट आती इमीडिएट फिर से हम देखते हैं क्या होगा 1948 में इमीडिएट एक और भाषाई प्रांत समिति बना दी गई। जेवीपी कमेटी कैसे हैं, देखिए जेवीपी समिति जिसमें कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सीतारमैया हैं। राइट, ये हैं। अब ये जो आई कमेटी, अब यहां देखते हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी अप्रैल 1949 में। लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि राज्यों को अगर रीऑर्गेनाइज करना है, उनका पुनर्गठन करना है, तो भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। लेकिन भाषा था एक इमोशनल मुद्दा, क्योंकि कल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक समय तो ऐसा था कि दक्षिण के राज्यों में अगर रेलवे की कोई संपत्ति है, केंद्र सरकार की कोई ऑफिसेज हैं, अगर वहां पर हिंदी भाषा का इतना जबरदस्त विरोध था कि अगर हिंदी में किसी ने कोई बोर्ड पे कुछ लिखा है, उस पर कालिक पोत दी जाती थी। वे कहते थे हमारी भाषा को तरजीह दी जाए, हमारे भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। राइट, लेकिन चीजें ऐसी हो नहीं रही थी, तो फिर क्या किया, आंदोलन की राह पकड़ी। और ये बात है अक्टूबर 1953 की, आंध्र प्रदेश में
जब बात की कि तेलुगु राज्य बनाया जाए तेलुगु भाषा के आधार पर, तो वहां पर कांग्रेस के एक नेता थे पोटी श्रीरामुलु, वे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और लगातार 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो जाता है। जनता एकदम आक्रोशित हो जाती है, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ता है और कि वो भाषा के आधार पर राज्य का गठन करे। देखिए, तो पहला भाषा के आधार पर राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हो जाता है। और अब यहां पर क्या होगा कि जब आंध्र प्रदेश बन जाएगा तो अन्य राज्य भी कहेंगे भाई हमारे को भी बनाइए, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा कि अन्य राज्यों से भी इस तरह की डिमांड उठेगी, तो भारत सरकार तय करती है दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय कमीशन बनाया जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। जस्टिस फजल अली इसके चेयरपर्सन होंगे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू इसके एक सदस्य होंगे और के एम पानिक्कर दूसरे सदस्य होंगे। के एम पानिक्कर एंड कुंजरू और जस्टिस फजल अली इसके अध्यक्ष। अब ये जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो इन्होंने कहा देखिए ठीक है, हम कुछ आधार बताते हैं, उन आधारों पर राज्य का गठन आपको करना चाहिए। पहली वो कहते हैं कि देश की एकता एवं सुरक्षा को अक्षुण्ण रखा जाए, मतलब अखंडता, देश नहीं बंटने देना है, देश नहीं टूटने देना है। दूसरा उन्होंने कहा भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता, एक जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसी संस्कृति का पालन करने वालों को एक राज्य में रखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आधार भी देखने होंगे कि किसी राज्य की आमदनी कितनी है, कहाँ से आमदनी होते, उसके पास जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे किस क्षेत्र में है। ऐसा ना हो कि फिर वो वित्तीय हालत उसकी खराब हो जाए और वो राज्य एक फेल राज्य के तौर पे स्थापित हो जाए। एक तो ये। दूसरा हो गया कि प्रत्येक राज्य जो भी गठित किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि भाई उसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों का कल्याण करना। तो देश की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनका भी ठीक प्रकार से कार्यान्वयन किया जा सके, राइट। तो ये आधार बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अब देखिए क्या हुआ, फिर होता है 7वां संविधान। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 7th, देखिए 7वां संविधान संशोधन लाया जाता है कब, 1956 में। और ये जो अभी हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज बताई, राज्यों को 4 अलग अलग क्लासिफाई कर रखा था, अलग अलग श्रेणी बांटी थी, वो समाप्त कर दी गई और बना दिया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए कितने राज्य बन गए, 14 राज्य बन जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। तो 1956 की बात करें हम, तो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया कि किन किन को आपस में मर्ज कर दिया गया है। जैसे कि कोचीन राज्य के त्रवणकोर, मद्रास राज्य के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोडे को मिलाकर के केरल राज्य की स्थापना कर दी गई। इसी तरीके से हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई। और जहां मध्य प्रदेश है उसकी बात कर रहा हूं, मध्य भारत के राज्य, विंध्य प्रदेश के राज्य, भोपाल की रियासत, इन सबको मिलाकर के क्या किया गया, मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। और उसी तरीके से सौराष्ट्र कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया, राइट। और जो कुर्ग राज्य था उसको मैसूर राज्य में मिला देते हैं और पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य बना दिया जाता है उनको मिला करके। और अजमेर जो रियासत थी उसको अजमेर राज्य जो था अलग से, उसका विलय कर दिया जाता है राजस्थान में। और इसके अलावा कुछ जो नए संघ शासित प्रदेश जैसे कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीपों का सृजन मध्य प्रदेश से काट करके, और माफ कीजिए मद्रास से अलग करके बना दिया गया, मध्य प्रदेश नहीं मद्रास है, राइट। सो यहाँ हम देखते हैं जो लक्षद्वीप वगैरह जो इलाका है पहले मद्रास राज्य का हिस्सा हुआ करता, तो क्योंकि जब मालाबार अलग किया गया, मद्रास से अलग कर दिए गए और वो उनको अलग बना दिया गया, मालाबार मतलब केरल बना दिया, तो इनको भी एक अलग से मद्रास से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। तो अब 1956 में अगर हम देखें तो देखिए क्या दिखता हमें, संघ शासित प्रदेश कौन से हो गए, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश जो आज राज्य उस समय एक यूनियन टेरिटरी होता था, लंकादीप, मिनिकॉय, अमीनी, तो अगर ये देखें मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये सारे के सारे उस वक्त यूनियन टेरिटरी थे। और राज्यों में देखें तो आंध्रा है, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मात्र कितने 14 राज्य थे। और आज कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो अंदाजा लगाइए तब से लेकर अब तक डबल हो चुके हैं,
यूनियन टेरिटरीज 6 जो थी आज वो 8 हो गई हैं, और कुछ को तो मर्ज कर दिया गया है, जैसे कि दमन दीव दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, जो कि पहले अलग अलग हुआ करते थे। राइट फ्रेंड्स, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें पता चलता है कि आगे भी फिर अलग अलग समय पर, जैसे कि क्या हुआ, मराठी और गुजराती जो पहले एक बॉम्बे स्टेट बना दिया गया था, अब वो 1960 में अलग कर दिया गया। गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग बना दिया गया। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर दादर और नागर हवेली ये विदेशी क्षेत्र थे, तो इनको अगर शामिल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और ये दादर और नागर हवेली कहाँ से लिए गए थे, किससे, पुर्तगालियों से लिए गए थे। राइट, तो इनको शामिल किया जाता है भारत में। इसी तरह से गोवा दमन दीव, इनको भी और 12वां संविधान संशोधन लाया जाता है और इनको भी शामिल कर लिया जाता है। कहाँ पर, यहाँ। अब देखिए बाद में चल के हम 2019 में क्या देखते हैं कि दमन दीव को दादर और नागर हवेली के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये 2019 की बात है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो यहाँ देखिए पता चलता है 1954 में दादर और नागर हवेली भारत में शामिल हो गए हैं, लेकिन गोवा दमन दीव कब हो रहे हैं, 1961 में। तो यहाँ से एक बात और बताना चाहूँगा, ये पुर्तगालियों का यहाँ शासन था। भारत में कोई विदेशी शासक आया इस तरह से जिसने भारत में कोई कॉलोनी बनाई, तो वो था 1498 में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली हैं, 1961 में जा रहे हैं। 1498 में आ रहे हैं, 1498 में आते हैं, और जाते कब हैं, 1961 में जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन फिर अगर हम देखें पौंडीचेरी की बात करें, तो पौंडीचेरी फ्रांस के पास था और फ्रांस ने स्वयं ही इसे दे दिया। वहाँ पे कोई दंगा फसाद गोलीबारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, फ्रांस ने खुद ही भारत को इसे सौंप दिया गया था, और 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको भारत में शामिल कर लिया। अब आप समझ पा रहे होंगे आर्टिकल 2 जो मैं आपसे बोल रहा था कि किसी विदेशी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करना है तो संसद को अधिकार है, लेकिन कोई भी भारत के क्षेत्र को देने के लिए किसी देश को या किसी दूसरे देश से लेने के लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ता है। इसलिए हम जगह जगह देख रहे हैं कि 10वां 12वां 14वां संविधान संशोधन हो रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि महाराष्ट्र और गोवा, माफ कीजिए, महाराष्ट्र और गुजरात अलग करे तो कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, लेकिन जैसे विदेशी क्षेत्र को ले रहे हैं तो हो रहा है, या विदेशी क्षेत्र को दे रहे हैं तो हो रहा है। 7वां संविधान माफ कीजिए 9वां संविधान संशोधन बेरूवाड़ी, या 100वां संविधान संशोधन तो वहां पे भी हो रहा है। राइट, क्योंकि विदेशी क्षेत्र को दे रहा हो, विदेशी क्षेत्र लेना या देने के लिए संविधान में संशोधन। राइट, चलिए आगे देखते हैं अब नागालैंड। राइट, तो नागालैंड जो कि आज है, और सभी जानते हैं इंसर्जेंसी, लंबे समय तक इंसर्जेंसी रही इस इलाके में। उनकी अपनी डिमांड्स थी पहाड़ी राज्यों की, तो उनको कुछ इलाकों को बिहार से अलग कर, माफ़ कीजिए, असम से अलग करके वहाँ पर नागालैंड राज्य का नाम रख के एक नया राज्य का गठन किया गया नागालैंड के नाम से। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, देखिए 1966 में पंजाब से अलग कर दिया जाता, और हिमाचल जो कि यूनियन टेरिटरी था उसे बना दिया जाता है एक राज्य, और हरियाणा अलग हो जाता है पंजाब से, क्योंकि हरियाणा वाले बोलते हैं हिंदी। और चंडीगढ़ जिस पर कि दोनों दावा करते थे, हरियाणा भी और पंजाब भी, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, और वो दोनों ही राज्यों की राजधानी भी है। राइट, चलिए त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इन सबको भी यहाँ पर हम देखें तो शामिल किया जाता है, और यहाँ पर भारत के ये राज्य बनते चले जाते हैं। सिक्किम को देखें तो जो कि सिक्किम जो कि पहले क्या था, भारत का ये एक सहयोगी राज्य हुआ करता था, संरक्षित राज्य था। बाद में भारत से संबंधित राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और फिर आगे चल के हम देखते हैं इसको भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। राइट, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इनको भी राज्य 87 में तो 25, 23, 24, 25वां राज्य। फिर आगे हम देखते सन 2000 में 26वां, 27वां, 28वां राज्य बन जाता है। राइट, और 2014 में तेलंगाना तो 29वां राज्य बनता है, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के राज्य का स्टेटस को समाप्त कर दिया जाता है, उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, तो फिर से 29 की जगह 28 राज्य हो जाते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी विधानसभा है। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी, यानी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी विधानसभा है। पौंडीचेरी एक ऐसी संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, जिसमें विधानसभा है। तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनमें की विधानसभा भी है, अर्थात वहां पे मुख्यमंत्री भी हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए 2019 का जो कि मैंने आपको बताया भी। राइट, अब अगर देखें कि नामों में परिवर्तन, तो राइट बिल्कुल किए गए हैं।
जैसे 1969 में मद्रास का नाम बदल गया, लेकिन उसके पहले और देखते यूपी का क्या हुआ, 1950 में हो चुका है। संयुक्त प्रांत पहले नाम होता था यूपी का, बाद में 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया। मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु रख दिया गया और 73 में मैसूर का नाम कर्नाटका रख दिया गया। यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने देखना है इसको, राइट। इसी तरह से अगर देखें 73 में लंका द्वीप जो थे, मिनी द्वीप का नाम क्या रख दिया, लक्षद्वीप रख दिया गया। और ये ध्यान रखें ये एटॉल आइलैंड्स हैं, राइट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन 1992 में दिल्ली का नाम क्या रख दिया, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गया भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख दिया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ विधानसभा है, राइट। और बाद में चल के हम देखते हैं कि यहाँ पर पौंडीचेरी और दिल्ली, इनकी विधानसभा जो है इनको राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेती हैं, ठीक है। और यहाँ नामों में और बदलाव देखें, 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया जाता है। उसी तरह से 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी रख दिया जाता है। 2011 में उड़ीसा का नाम दोबारा से ओडिशा रख दिया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के जो अनुच्छेदों में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, हमने उस पर बात की। आपने इसको बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। रिपीटिशन के अलावा सक्सेस का और कोई तरीका नहीं होता है, तो आपने उसको अपने ऊपर लागू करना है। आपको अगर कोई समस्या आती है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपने वो अपनी कंप्लेंट यहाँ दे देनी है, अपने कमेंट्स दे देने हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू देते हैं तो वहाँ पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। जहाँ भी जिस जगह आपको समस्या आप बता सकते हैं। इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज और मेंस में जो प्रश्न जिस तरह के आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम उन पर भी चर्चा कर लें नागरिकता पर जाने से पहले, राइट। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा भारत की प्रस्तावना क्या है, हमने देखा संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है, और आज हमने देखा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विस्तार से हमने उनका अध्ययन किया, ठीक है। और अगला जो चैप्टर होगा वो होगा नागरिकता से संबंधित, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, और उसके बाद मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। तो एक एक करके हम एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आपको जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो अगर आप अब तक देख रहे हैं इसको, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, और अब तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लगातार साथ में बने रहें। और जो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर करें, ताकि उनको भी एक सही इंफॉर्मेशन जानकारी मिले, उनकी परीक्षा में उनको उपयोगी रहे, और सामान्य जानकारी के लिए भी आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।